एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए BHDLA 136 सब्जेक्ट कोड लेके आई हूँ और जिसका टाइटल है हिंदी भाषा लेखन कौशल। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें जो लास्ट 5 इयर्स के हैं जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है। और यह जो है इग्नू जून एंड दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, सॉल्व करते हैं और लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, शब्द निर्माण और शब्द रचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो शब्द निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भाषा में नए शब्द बनाए जाते हैं। तो शब्द निर्माण कैसी प्रक्रिया है? इसके द्वारा भाषा में नए शब्द बनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया भाषा को समृद्ध और अभिव्यक्तिपूर्ण बनाती है। इसके माध्यम से मूल शब्दों में परिवर्तन करके या उन्हें अन्य शब्दों के साथ जोड़कर नए अर्थ वाले शब्द तैयार किए जाते हैं। शब्द निर्माण भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इससे शब्दों का विकास और विस्तार होता है। शब्द निर्माण मुख्यतः उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और रूपांतरण के माध्यम से होता है, जिसमें उपसर्ग जो है, उपसर्ग जोड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है। जैसे सफल शब्द है, उसमें हम लोग यहाँ पे अ जोड़ दिए तो यह असफल बन गया। उसके बाद है प्रत्यय, जो है इसको ना हम लोग किसी भी शब्द के लास्ट में अंत में जोड़ते हैं। जैसे सुंदर है, इसमें हम लोग ता जोड़ दिए जिससे यह बन गया सुंदरता। उसी प्रकार जो संधि में है, दो शब्दों के मिलने से ध्वनि परिवर्तित होता है। जैसे कि देव प्लस आलय देवालय बनता है। समास में दो या अधिक शब्द मिलकर संक्षिप्त रूप लेते हैं, जैसे राजा का पुत्र राजपूत। उसके बाद है हमारा शब्द रचना का अर्थ, शब्दों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो शब्द रचना का अर्थ क्या है? शब्दों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। इसमें यह देखा जाता है कि कोई शब्द किन तत्वों जैसे मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय या उससे मिलके बना हुआ है तथा उसका रूप और अर्थ कैसे विकसित हुआ है। शब्द रचना भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक होती है और शब्दों के सही प्रयोग को समझने में मदद करती है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो कह रहा है कि पत्र लेखन के प्रकारों का वर्णन करते हुए अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो पत्र लेखन जो है इस संचार का एक महत्वपूर्ण भाग है, माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने विचार, सूचना, अनुरोध या भावनाएं एक दूसरे तक लिखित रूप में पहुंचाते हैं। पत्र लेखन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। तो पत्र लेखन जो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अनौपचारिक और औपचारिक, मतलब ऑफिशियल और अनऑफिशियल। तो जो अनौपचारिक पत्र है वह होता है जो हम अपने परिवार, मित्र, रिश्तेदारों या परिचित को लिखते हैं। इनमें व्यक्तिगत भावनाओं, अनुभवों और निजी बातों की अभिव्यक्ति होती है। इन पत्रों की भाषा सरल, सहज और आत्मीय होती है। इनमें कठोर नियमों का पालन आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए माता पिता को पत्र, मित्र को बधाई पत्र, शुभकामना पत्र इत्यादि। अनौपचारिक पत्र में मुख्य रूप से निम्न भाग होते हैं। तो अनौपचारिक पत्र जो है, अनऑफिशियल लेटर, उसमें जो है कुछ उसके भाग होते हैं, जिसमें से पहला होता है पत्र लिखने वाले का पता, फिर दिनांक, फिर जो संबोधन होता है वो होता है, विषय वस्तु, और फिर समापन, और फिर हस्ताक्षर होता है। अनौपचारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो किसी कार्यालय, संस्था, विद्यालय, अधिकारी या संगठन को लिखे जाते हैं। तो अनौपचारिक क्या होते हैं? वो किसी कार्यालय, संस्था, विद्यालय, अधिकारी या संगठन को लिखे जाते हैं।
इनका उद्देश्य किसी समस्या का समाधान, सूचना प्राप्त करना, शिकायत करना या आवेदन करना होता है। इसकी भाषा औपचारिक, स्पष्ट और शिष्ट होती है। इसमें व्यक्तिगत भावनाओं की बजाय तथ्य और उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र, बैंक प्रबंधन को पत्र, सरकारी अधिकारी को शिकायत पत्र इत्यादि। और जो औपचारिक पत्र है उसके भी मुख्य भाग होते हैं, जिसमें से पहला होता है प्रेषक का पता, दिनांक, प्राप्तकर्ता का नाम, पद, विषय, पत्र का मुख्य भाग, धन्यवाद या निवेदन, और फिर होता है हस्ताक्षर। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, समाचार से क्या अभिप्राय है? समाचार प्राप्ति के स्रोत समाचार को कैसे प्रभावित करते हैं? तो समाचार क्या है? समाचार का अर्थ किसी घटना, स्थिति या सूचना की नवीन, तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी जानकारी जिसे लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज को देश विदेश में घटित घटनाओं से अवगत कराना और उन्हें जागरूक बनाना होता है। समाचार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, खेल, विज्ञान आदि किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। एक अच्छा समाचार वही होता है जो सत्य, निष्पक्ष और संतुलित होता है। समाचार प्राप्ति के स्रोत वे माध्यम हैं जिनसे पत्रकार या समाचार संस्थाएं जानकारी प्राप्त करती है। प्रमुख स्रोतों में पत्रकार, सरकारी कार्यालय, प्रेस विज्ञप्तियां, पुलिस रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शी, समाचार एजेंसियां, इंटरनेट और सोशल मीडिया शामिल है। इन स्रोतों का समाचार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि स्रोत विश्वसनीय होते हैं तो समाचार भी अधिक सटीक और भरोसेमंद होता है। प्रत्यक्ष और आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। वहीं अप्रमाणित या पक्षपातपूर्ण स्रोतों से समाचार की सत्यता प्रभावित हो सकती है। आधुनिक स्रोत जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया से समाचार तेजी से प्राप्त होते हैं, लेकिन इनमें गलत सूचना फैलने की संभावना भी रहती है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है, शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ क्या है? शिल्प के लेखन स्तर पर प्रभावी लेखन का अर्थ ऐसा लेखन जिसमें भाषा, शैली और प्रस्तुति के माध्यम से विचारों को आकर्षक, स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाए। यह लेखन केवल सूचना देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि पाठक पर गहरा प्रभाव भी छोड़ता है। प्रभावी लेखन की पहली विशेषता जो है स्पष्टता होती है। इसमें विचारों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक बिना किसी भ्रम के आसानी से अर्थ समझ सके। स्पष्टता लेखन के प्रभाव को कम कर देती है। दूसरी विशेषता सरलता है। प्रभावी लेखन में कठिन और जटिल शब्दों के स्थान पर सरल और सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे पाठक आसानी से जुड़ सके। उसके बाद तीसरा जो इसका विशेषता है वो है सुसंगतता। इसमें विचारों को क्रमबद्ध और तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लेखन में प्रभाव बना रहता है और विषय समझने में सुविधा होती है। चौथी विशेषता संक्षिप्तता है। अनावश्यक विस्तार से बचते हुए कम शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त करना प्रभावी लेखन का महत्वपूर्ण गुण है। उसके बाद है उचित शब्द चयन। विषय के अनुसार सही और सटीक शब्दों का प्रयोग लेखन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। और छठी विशेषता है आकर्षक शैली। लेखक की भाषा शैली यदि रोचक और प्रभावी हो तो पाठक का ध्यान बना रहता है। सातवीं विशेषता उचित प्रस्तुति है। अनुच्छेदों का सही विभाजन, आराम चिन्हों का उपयोग और व्यवस्थित संरचना लेखन को अधिक सुंदर और प्रभावी बनाते हैं। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है शब्दों के निर्माण पक्ष की विवेचना कीजिए। तो अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है? शब्दों के निर्माण पक्ष की विवेचना कीजिए। तो शब्दों का निर्माण पक्ष भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि
शब्द कैसे बनते हैं और उनके निर्माण में कौन कौन से तत्व कार्य करते हैं। किसी भी भाषा में नए शब्दों का निर्माण आवश्यक होता है ताकि नए विचारों और स्थितियों को व्यक्त किया जा सके। शब्दों के निर्माण में मुख्य रूप से मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास जैसे तत्व शामिल होते हैं। मूल शब्द वह आधार होता है जिससे अन्य शब्द विकसित होता है। तो मूल शब्द क्या होता है? एक आधार होता है जिसके आधार पर अन्य शब्द भी विकसित होता है। जैसे कि हमारे पास है पढ़, चल, लिख आदि। इन मूल शब्दों में परिवर्तन या जोड़ करके नए शब्द बनाए जाते हैं। उपसर्ग शब्द जो है पहले जुड़कर किसी भी शब्द का अर्थ को परिवर्तित कर सकता है, जैसा कि हमने पहले देखा। और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़कर उसका जो है नया शब्द बनाता है और उसके मतलब को, मीनिंग को चेंज कर देता है। इस प्रकार जो है उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण के प्रमुख साधन है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सरकारी पत्राचार का अर्थ क्या है, पहले हम ये समझेंगे। तो इसका अर्थ है सरकारी विभागों, कार्यालयों और अधिकारियों के बीच औपचारिक रूप से होने वाला लिखित संवाद है। यह प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में सहायक होता है। पहला इसमें आदेशात्मक पत्र। तो इसमें जो क्या होता है, इन पत्रों के माध्यम से जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो ऊंचे पोस्ट के अधिकारी होते हैं, अपने जो नीचे पोस्ट वाले अधिकारी होते हैं या फिर जो उनके नीचे जो काम करते हैं, उनको आदेश या निर्देश देते हैं जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद दूसरा है हमारा परिपत्र। यह वह पत्र होता है जिसमें एक ही सूचना को एक साथ अनेक विभागों या व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद है अधिसूचना या नोटिफिकेशन। इसमें सरकार किसी नई नीति, नियम, नियुक्ति या परिवर्तन की आधिकारिक घोषणा करती है। मतलब इसमें जो सरकार है, कोई भी जो नियम है, नियुक्ति या फिर कोई परिवर्तन है, उसके लिए अनाउंसमेंट करता है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है जिसे सार्वजनिक रूप से जारी किया जाता है। उसके बाद अगला है हमारा ज्ञापन। यह संक्षिप्त सरकारी पत्र है जिसमें किसी विषय पर सूचना, निर्देश या प्रस्ताव दिया जाता है। इसका उपयोग विभागीय कार्यों में अधिक होता है। उसके बाद हमारा लास्ट है आवेदन पत्र। इसके माध्यम से कर्मचारी या नागरिक किसी सेवा, सुविधा, अवकाश या अन्य कार्यों के लिए औपचारिक अनुरोध करते हैं। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। तो इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट करते हुए जाए। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ से कांटेक्ट करके आप जो है ये PDF परचेज़ कर लीजिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह कह रहा है कि समाचार प्राप्ति के स्रोत पर प्रकाश डालिए। समाचार प्राप्ति के स्रोत वे माध्यम होते हैं जिनमें पत्रकार और समाचार संस्थाएं किसी घटना या सूचना की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो समाचार प्राप्ति के स्रोत जो है वो माध्यम होता है एक, जिससे जो है पत्रकार और जो उसकी समाचार संस्थाएं हैं कोई भी घटना या सूचना का जानकारी प्राप्त करते हैं। ये स्रोत समाचार की सत्यता, विश्वसनीयता और गुणवत्ता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक समय में समाचार प्राप्त करने के अनेक माध्यम विकसित हो चुके हैं। इसके साथ ही समाचार एजेंसियां जैसे PTI आदि विभिन्न स्थानों से समाचार एकत्र कर समाचार पत्रों और चैनलों को उपलब्ध कराती है। आधुनिक युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया भी समाचार प्राप्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। यहाँ से सूचना तेज़ी से मिलती है, लेकिन इसकी जो है पुष्टि आवश्यक होती है क्योंकि इसमें गलत जानकारी की संभावना भी रहती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कह रहा है कि
शब्दों के विभिन्न स्रोतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। शब्दों के स्रोतों का अर्थ, तो इससे जो है इसका अर्थ है कि किसी भाषा का जो शब्द है वो कहाँ से आया है और किस प्रकार जो है वो अपना विकास किया है, वो विकसित हुआ है। किसी हिंदी भाषा का शब्द भंडार अनेक स्रोतों से बना है, जिससे यह अत्यंत समृद्ध और लचीली भाषा बन गई है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से बिना परिवर्तित के सीधे हिंदी में आए हुए। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? क्योंकि जो हमारा हिंदी है वो संस्कृत से बना है, इसका जन्म संस्कृत से ही हुआ है। तो तत्सम वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत में बिना परिवर्तन के सीधे हिंदी में आए हैं, जैसे कि माता पिता सूर्य अग्नि। इसके जो विपरीत है, ऑपोजिट साइड है, तद्भव शब्द है जो संस्कृत से बदल कर आए रूप हैं, जैसे अग्नि से आग, दुग्ध से दूध, हस्त से हाथ और ऐसे ही बहुत सारे। देशज शब्द, उसके बाद है हमारा देशज शब्द, वो जो स्थानीय बोली और जनभाषा से उत्पन्न हुए हैं। तो देशज शब्द क्या है? जो स्थानीय बोली और जनभाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं होता, जैसे कि हमारे पास झोपड़ी, खिचड़ी, पगड़ी आदि। उसके बाद है हमारा विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो अन्य भाषाओं जैसे फारसी, अरबी, तुर्की और अंग्रेजी से हिंदी में आए हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए जो किताब है यह एक उर्दू भाषा है, कलम, फिर जो स्कूल है इंग्लिश है, डॉक्टर भी एक इंग्लिश का वर्ड है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं। उसके बाद है हमारा अगला शब्द संकर। संकर शब्द वे हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, मतलब इसमें दो अलग अलग भाषा को मिला के एक शब्द बनाया जाता है, जैसे कि रेलगाड़ी और पोस्ट कार्ड, और ऐसे ही बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारे शब्द। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न वो है वाक्य की विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो पहले वाक्य क्या है? तो वाक्य को हम कह सकते हैं कि एक अर्थपूर्ण शब्दों का समूह। तो इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो वाक्य है वो अर्थपूर्ण शब्दों का एक समूह होता है। तो अब इसे पढ़ते हैं और ये देखते हैं। तो वाक्य भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसके माध्यम से हम अपने विचार, भावनाएं और सूचनाएं पूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं। एक प्रभावी वाक्य वही होता है जो अर्थपूर्ण, स्पष्ट और व्याकरणिक रूप से शुद्ध हो। वाक्य की विशेषताएं उसे उपयोगी और प्रभावशाली बनाती है। वाक्य की सबसे प्रमुख विशेषता पूर्ण अर्थ है। एक वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ व्यक्त करता है और श्रोता या पाठक को अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है और वो उतना में ही पढ़ के समझ जाते हैं। दूसरी विशेषता है स्पष्टता या क्लैरिटी। तो वाक्य में विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं कि उनका अर्थ आसानी से समझ में आ जाए और किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न ना हो। तीसरी विशेषता शुद्धता है। वाक्य व्याकरण के नियमों के अनुसार होना चाहिए, जैसे शब्दों का सही क्रम, उचित कारक, वचन और काल का प्रयोग। उसके बाद अगला विशेषता है सुसंगतता या कोहेरेंस। वाक्य के सभी भाग आपस में तार्किक रूप से जुड़े होने चाहिए ताकि विचारों में प्रवाह बना रहे। पांचवी विशेषता संक्षिप्तता। एक अच्छा वाक्य अनावश्यक विस्तार से बचते हुए कम शब्दों में ही अधिक अर्थ व्यक्त करता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है आख्यान परक लेखक पर विस्तृत प्रकाश डालिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आख्यान परक या फिर नैरेटिव राइटिंग पर एक विस्तृत प्रकाश डालना है। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये नैरेटिव राइटिंग है क्या। तो वह लेखन शैली जिसमें किसी घटना, कहानी, अनुभव या प्रसंग को क्रमबद्ध और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के लेखन में घटनाओं का वर्णन इस तरह किया जाता है कि पाठक उसे पढ़ते समय स्वयं को उस घटना से जुड़ा हुआ महसूस करे। नैरेटिव राइटिंग की सबसे प्रमुख विशेषता घटनाओं का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण है।
इसमें घटनाएं समय के अनुसार आगे बढ़ती है, जिससे कहानी या प्रसंग स्पष्ट और समझने योग्य बनता है। इस लेखन में स्पष्टता और सरलता का विशेष महत्व होता है। भाषा सरल और सहज होती है ताकि पाठक आसानी से कहानी या घटना को समझ सके। नैरेटिव राइटिंग में रोचकता, जो जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण भी होता है। लेखक घटना को इस तरह प्रस्तुत करता है कि पाठक की रुचि बनी रहे। हमारा अगला प्रश्न जो है, शब्दों के अर्थ पक्ष का वर्णन कीजिए। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, जो कह रहा है कि शब्दों के जो अर्थ पक्ष हैं उनका वर्णन करना है। शब्द भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई होती है, जिनके माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करते हैं। शब्दों का एक बाह्य रूप और दूसरा उनका अर्थ पक्ष होता है। तो शब्दों का कौन कौन सा रूप होता है? एक होता है बाह्य रूप और एक अर्थ पक्ष होता है। अर्थ पक्ष से तात्पर्य शब्द के उस भाव या अर्थ से है जो किसी संदर्भ में प्रकट करता है। तो अब अर्थ पक्ष से क्या तात्पर्य है कि शब्द के उस भाव या अर्थ से जो किसी संदर्भ में प्रकट करता है। शब्दों का अर्थ स्थिर नहीं होता, बल्कि संदर्भ, स्थिति और प्रयोग के अनुसार बदल सकता है। एक ही शब्द विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न अर्थ दे सकता है। उदाहरण के लिए, कमल शब्द एक फूल का अर्थ भी दे सकता है और व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। इस प्रकार कर शब्द हाथ, टैक्स या क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। यह बहुअर्थकता शब्दों के अर्थ पक्ष की प्रमुख विशेषता है। शब्दों के अर्थ पक्ष की मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। तो शब्दों के अर्थ पक्ष को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। अभिधा, लक्षा और व्यंजना। अभिधा शब्द का सीधा और सामान्य अर्थ होता है। तो अभिधा क्या होता है? किसी भी शब्द का सामान्य और सीधा अर्थ होता है। लक्षणा से संकेतित अर्थ निकलता है। इससे क्या होता है? संकेतित अर्थ निकलता है। और व्यंजन से गहरा या भावनात्मक अर्थ प्राप्त होता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, वर्णनात्मक लेखन की विशेषताएं बताएं। तो अगला प्रश्न में हमें क्या करना है? वर्णनात्मक लेखन की विशेषताओं को बताना है। तो सबसे पहले वर्णनात्मक लेखन है क्या? तो वर्णनात्मक लेखन वह शैली है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या दृश्य का विस्तार से और क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया गया हो। तो वर्णनात्मक लेखन कैसी शैली है? जिसमें जो है किसी भी चीज़, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, जो भी चीज़ है उसका बहुत ही डिटेल के साथ और अच्छा से क्रमबद्ध रूप में वर्णन किया जाता है। इसका उद्देश्य पाठक के सामने विषय का स्पष्ट और जीवंत चित्र प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद वर्णनात्मक लेखन की प्रमुख विशेषता इसकी स्पष्टता और सरलता है। इसमें भाषा सहज और समझने योग्य है ताकि पाठक आसानी से विषय को समझ सके। उसके बाद जो दूसरी विशेषता है वो क्या है? चित्रात्मकता, जिसमें लेखक शब्दों के माध्यम से दृश्य का ऐसा वर्णन करता है कि पाठक उसे मानसिक रूप से देख सके। इस लेखन में क्रमबद्धता का विशेष महत्व होता है। घटनाओं या तथ्यों को एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वर्णन संगठित और प्रभावी बनता है। इसके अलावा इसमें विस्तार पूर्वता पाई जाती है, क्योंकि किसी भी विषय के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से बताया जाता है। वर्णनात्मक लेखन में भावनात्मकता और रोचकता भी होती है, जिससे पाठक की रुचि बनी रहती है। यह शैली शिक्षा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी और रिपोर्ट लेखन में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जो है अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं? इस पत्र का एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। तो यह अर्ध सरकारी पत्र क्या है? वह पत्र जो सरकारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत और आधिकारिक दोनों प्रकार के उद्देश्यों के लिए लिखा जाता है।
तो अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है? जो सरकारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत और आधिकारिक दोनों प्रकार के उद्देश्यों के लिए लिखा जाता है। यह पत्र सामान्य सरकारी पत्रों की तुलना में अधिक अनौपचारिक होता है, लेकिन इसमें शिष्टाचार और औपचारिकता का भी ध्यान रखा जाता है। इसका प्रयोग किसी महत्वपूर्ण विषय पर व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने, शीघ्र कार्रवाई कराने या सुझाव देने के लिए किया जाता है। इसमें प्रिय जैसे संबोधन का प्रयोग किया जाता है और भाषा सरल एवं मैत्रीपूर्ण होती है। तो यहाँ पे एक नमूना दिया गया है अर्ध सरकारी पत्र का, जिसमें यहाँ पे लिखा है, प्रिय श्री शर्मा, मुझे आशा है कि आप कुशल पूर्वक होंगे। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि हमारे कार्यालय में पिछले कुछ दिनों से बिजली आपूर्ति में बार बार बाधा आ रही है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। कृपया संबंधित विभाग से इस समस्या का शीघ्र समाधान करने का कष्ट करें ताकि कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से चल सके। आपके सहयोग के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। सर धन्यवाद। भवदई, उसके बाद नाम और उसका पद लिखा होता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जो है समाचार की भाषा का वर्णन करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा पर प्रकाश डालिए। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि समाचार की भाषा का वर्णन करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा पर प्रकाश डालिए। समाचार लेखन की भाषा एक विशिष्ट प्रकार की भाषा होती है जिसे सरल, स्पष्ट, तथ्यात्मक और निष्पक्ष होना आवश्यक है। तो समाचार लेखन जो है, इसमें क्या होना आवश्यक है? ज़्यादा सरल, स्पष्ट और तथ्यात्मक, उसके साथ साथ निष्पक्ष भी होना बहुत आवश्यक है। इसका उद्देश्य पाठकों तक सूचना को बिना किसी भ्रम या अतिरिक्त भावनात्मक प्रभाव के पहुंचाना होता है। समाचार की भाषा में संक्षिप्तता, सटीकता और वस्तुनिष्ठता का विशेष महत्व होता है। इसमें अलंकारिक भाषा या जटिल वाक्यों का प्रयोग कम किया जाता है ताकि हर वर्ग का पाठक उसे आसानी से समझ सके, पढ़ सके। समाचार की भाषा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूप में प्रयुक्त होती है। राजनीतिक समाचारों में औपचारिक और गंभीर भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे तथ्यों और घटनाओं को प्रमुखता दी जाती है। खेल समाचारों में उत्साहपूर्ण और रोचक भाषा का उपयोग होता है ताकि पाठकों की रुचि बनी रहे। आर्थिक समाचारों में तकनीकी शब्दावली और सांख्यिकी विवरण अधिक होते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक समाचारों में सरल और भावनात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो राजनीतिक समाचारों में कैसा भाषा का प्रयोग किया जाता है? औपचारिक और गंभीर भाषा का। उसके बाद खेल या समाचार जो है, उसमें कैसा उत्साहपूर्ण और रोचक भाषा का उपयोग होता है। उसके बाद जो है आर्थिक समाचार होता है, उसमें हमारा ज़्यादातर जो शब्दावली और फिर सांख्यिकीय विवरण होता है। और सामाजिक सांस्कृतिक समाचारों में सरल और भावनात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब अलग अलग समाचारों में उसके समाचार के अकॉर्डिंग, भाव के अकॉर्डिंग उसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े समाचारों में वैज्ञानिक और प्रमाणिक शब्द का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जो कह रहा है कि शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत एवं अनुवाद की प्रक्रिया संप्रेषण से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। तो अगला क्या बता रहा है हमारा प्रश्न कि शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत और अनुवाद की प्रक्रिया संप्रेषक से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उसका स्पष्टता कीजिए। शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत यह बताता है कि अनुवाद करते समय स्रोत भाषा के शब्दों और अर्थों के समान या निकटतम अर्थ लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत किए जाएं। मतलब यह बताता है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं तो उसके जो शब्द और उसके अर्थ है वो समान होना चाहिए या उसके जैसा होना चाहिए, ताकि मूल संदेश का भाव और उद्देश्य सुरक्षित रह सके।
इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि अनुवाद पढ़ने वाला व्यक्ति वही अर्थ समझे जो मूल भाषा के पाठक समझ सकते हैं। अनुवाद की प्रक्रिया में केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं होता, बल्कि अर्थ, संदर्भ, भाव और सांस्कृतिक तत्वों का भी समुचित रूपांतरण किया जाता है। इस प्रक्रिया में अनुवादक को शब्दों से के सही समतुल्य शब्द चुनने होते हैं, जिससे संदेश की स्पष्टता बनी रहे। उसके बाद है संप्रेषण या कम्युनिकेशन। इससे इसका गहरा संबंध है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है या संप्रेषण का उद्देश्य संदेश को प्रभावी ढंग से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। यदि अनुवाद में समतुल्यता का पालन नहीं किया जाए तो संदेश का अर्थ बदल सकता है या अस्पष्ट हो सकता है, जिससे जो कम्युनिकेशन है वो बाधित हो सकती है। आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है, तो इसे देखने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और आगे और भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आपको जो चीज़ चाहिए है, जिस चीज़ की नीड है, आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और यहाँ पे है हमारा अगला प्रश्न, प्रभावी लेखन के लक्ष्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये प्रभावी लेखन है क्या? तो यह वह शैली है जिसमें लेखक अपने विचारों, सूचनाओं और भावनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि पाठक उन्हें आसानी से समझ सके और उनसे प्रभावित हो सके। तो यह कैसी शैली है जिसमें लेखक जो है वो अपने विचारों, सूचनाओं और भावनाओं को ऐसे जो प्रेजेंट करता है कि जो पढ़ता है वो उसे आसानी से समझ आ जाता है और जो है वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि पाठक पर स्पष्ट और सकारात्मक प्रभाव डालना होता है। प्रभावी लेखन के कई महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं। प्रभावी लेखन का पहला लक्ष्य स्पष्टता होता है। तो प्रभावी लेखन का पहला लक्ष्य क्या होता है? स्पष्टता होता है, क्लियरिटी होता है। इसमें विचारों को सरल, सुसंगठित और सीधी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है ताकि किसी प्रकार का भ्रम न हो। दूसरा लक्ष्य है संप्रेषणीयता। दूसरा लक्ष्य क्या है हमारा? संप्रेषणीयता है, अर्थात संदेश को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि पाठक उसे ठीक उसी अर्थ में समझ जाए जैसा लेखक चाहता है। तीसरा लक्ष्य संक्षिप्तता है। प्रभावी लेखन में अनावश्यक शब्दों और जटिल वाक्यों से बचा जाता है, जिससे लेखन सटीक और प्रभावशाली बनता है। चौथा लक्ष्य प्रभावशीलता है, जिसमें लेखन पाठक के मन पर गहरा प्रभाव डालता है और उसे सोचने या कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त प्रभावी लेखन का लक्ष्य विश्वसनीयता और तार्किकता भी होता है। इसमें तथ्यों, प्रमाणों और तर्कों का सही उपयोग किया जाता है, जिससे लेखन जो है वो बहुत ही विश्वसनीय बनता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो कह रहा है कि संपादित समाचार पर एक निबंध लिखिए। तो संपादित समाचार का अर्थ क्या है, पहले ये समझते हैं। इसका जो अर्थ है ऐसे समाचार से है जिसे प्रकाशित करने से पहले संपादक द्वारा सावधानी पूर्वक जांचा, उसके बाद संशोधित और सुधार किया जाता है। संपादन का उद्देश्य समाचार को अधिक स्पष्ट, सटीक, निष्पक्ष और प्रभावशाली बनाना होता है। यह पत्रकारिता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बिना संपादन के समाचार में त्रुटियां, अस्पष्टता या पक्षपात रह सकता है। संपादित समाचार में भाषा को सरल, शुद्ध और प्रभावी बनाया जाता है ताकि पाठक उसे आसानी से समझ सके। अनावश्यक शब्दों और दोहराव को हटाकर समाचार को संक्षिप्त और
सारगर्भित किया जाता है। संपादक यह भी सुनिश्चित करता है कि समाचार पूर्णतः तथ्यों पर आधारित हो और उसे किसी प्रकार की गलती या भ्रामक जानकारी शामिल न हो। इसके अलावा संपादन के दौरान समाचार की संरचना को भी सुधारा जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी को शुरुआत में रखा जाता है, शीर्षक आकर्षक बनाया जाता है और घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे समाचार अधिक व्यवस्थित और प्रभावशाली बनता है। संपादित समाचार का मुख्य उद्देश्य पाठकों को सही, विश्वसनीय और संतुलित जानकारी प्रदान करना है। यह समाज में जागरूकता फैलाने और सूचनाओं के सही संप्रेषण या कम्युनिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए संपादन समाचार की गुणवत्ता को बढ़ाने का आधार माना जाता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, सरकारी पत्र की विशेषताएं चित्रित कीजिए। तो सरकारी पत्र वह औपचारिक पत्र होता है जो सरकारी कार्यालयों, विभागों या अधिकारियों के बीच आधिकारिक कार्यों के लिए लिखा जाता है, जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा। और इसका उद्देश्य सूचनाओं का आदान प्रदान, आदेश देना, अनुरोध करना या किसी कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। सरकारी पत्र की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी औपचारिक भाषा होती है। इसमें भावनात्मक या अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि शुद्ध, स्पष्ट और शिष्ट भाषा का उपयोग होता है। दूसरी विशेषता इसकी निश्चित संरचना। इसमें प्रेषक का नाम, पद, तिथि, विषय, संबोधन, मुख्य भाग और अंत में हस्ताक्षर आदि क्रमबद्ध रूप में होते हैं। सरकारी पत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इसकी संक्षिप्तता और स्पष्टता है। इसमें बात को सीधे और कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है ताकि संदेश स्पष्ट रूप से समझ में आए। इसमें तथ्यात्मकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अर्थात केवल सत्य और प्रमाणित जानकारी ही दी जाती है। इसके अतिरिक्त सरकारी पत्र में निष्पक्षता और शिष्टाचार बनाए रखना आवश्यक होता है। इसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत मत या पक्षपात नहीं होता। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है, अनौपचारिक पत्र का सोदाहरण वर्णन कीजिए। तो इसमें हमें पहले अनौपचारिक पत्र बताना है, उसके बाद हमें उदाहरण सहित इसको समझाना है। तो अनौपचारिक पत्र वह पत्र है जो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर लिखा जाता है। तो यह पत्र कैसे लिखा जाता है? व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर लिखा जाता है। यह पत्र परिवार, मित्र, रिश्तेदार या परिचितों को लिखा जाता है और जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत समाचार, भावनाएं, शुभकामनाएं या जानकारी साझा करना होता है। इसमें भाषा सरल, सहज और आत्मीय होती है तथा इसमें औपचारिक नियमों का कठोर पालन नहीं किया जाता है। अनौपचारिक पत्र की प्रमुख विशेषता इसकी आत्मीयता और सरलता है। इसमें लेखक अपने मन की बात सीधे और खुलकर व्यक्त करता है। इसमें संबोधन और समापन भी अनौपचारिक होता है, जैसे प्रिय मित्र, स्नेहशील नमस्ते आदि। अब हम अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पे एक पत्र लिखा हुआ है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो इसमें पहला हमें जो है ग्रीटिंग किया गया है, प्रिय मित्र रोहित, सप्रेम नमस्कार। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। मैं यहाँ भी कुशल पूर्वक और हूँ। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरी परीक्षा समाप्त हो गई है और परिणाम भी अच्छा रहा है। अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद ये चेंज होता है और उसके बाद यह कहता है, बहुत दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, इसलिए तुम्हारी याद आ रही है। कृपया अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य के बारे में अवश्य लिखना। घर में सभी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र अमित। तो यह था एक इनफॉर्मल लेटर का एक एग्जाम्पल था कि ऐसा होता है, इस स्ट्रक्चर में होता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है, वार्तालाप की विशेषताओं को चित्रित कीजिए। तो वार्तालाप से आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मतलब बातचीत।
तो वार्तालाप मानव संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह केवल बोलने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक एवं मानसिक गतिविधि भी है जो संबंधों को मजबूत बनाती है। वार्तालाप की सबसे पहली विशेषता इसकी स्वाभाविकता है। यह औपचारिक लेखन की तरह कठोर नियमों से बंधा नहीं होता बल्कि सहज और सरल होता है। तो इसका जो पहला विशेषता है वो क्या है कि इसकी पहली विशेषता क्या है, स्वाभाविकता। इसमें जो है कोई भी ऐसा कुछ नियम कानून नहीं होता है कि ऐसा लिखना है वैसा लिखना है, और यह बहुत ही इजी और सहज होता है। दूसरा विशेषता इसका परस्पर क्रियाशीलता, जिसमें दोनों पक्ष सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। एक बोलता है तो दूसरा सुनता है और प्रतिक्रिया देता है। उसके बाद तीसरी विशेषता स्पष्टता और समझदारी है, जिसमें विचारों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है ताकि सामने वाला आसानी से समझ सके। और फिर चौथी विशेषता तात्कालिक प्रतिक्रिया है, क्योंकि इसमें तुरंत उत्तर और प्रति उत्तर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वार्तालाप में भावनात्मक अभिव्यक्ति भी महत्वपूर्ण होती है, जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य आदि को सहज रूप से व्यक्त किया जाता है। यह संचार को प्रभावी और जीवंत बनाता है। साथ ही वार्तालाप में अनौपचारिकता और लचीलापन भी होता है, जिससे यह अधिक मानवीय और अपनापन के लिए हुए प्रतीत होता है। उसके बाद है हमारा अगला, तार्किक लेखन की प्रक्रिया को सोदाहरण समझाइए। तो पहले हम इसका तार्किक लेखन क्या है वो समझेंगे और उसको एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो तार्किक लेखन वह लेखन शैली है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध, प्रमाणित और तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो यह कैसी लेखन शैली है, इसमें जो विचारों को है उसको क्रमबद्ध तरीके से और एक प्रमाणित और तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लेखक अपने विचारों को केवल व्यक्त नहीं करता बल्कि उन्हें कारकों, उदाहरणों और तथ्यों के आधार पर सिद्ध भी करता है। तार्किक लेखन की प्रक्रिया में सबसे पहले विषय का चयन और समझ किया जाता है। इसके बाद विषय से संबंधित तथ्यों, विचारों और प्रमाणों का संग्रह किया जाता है। फिर इन विचारों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष के रूप में मुख्य भाग में तर्कों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले इसको ना 3 भाग में हम लोग बांटते हैं जब भी लिखते हैं। तो पहला होता है भूमिका, उसके बाद उसका मुख्य भाग और फिर निष्कर्ष। तो मुख्य भाग में तर्कों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है और उनके समर्थन में उदाहरण दिए जाते हैं, और फिर अंत में निष्कर्ष में पूरे लेख का सार और अंतिम विचार दिया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि विषय पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है तो लेख की शुरुआत में बताया जाएगा कि पर्यावरण क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। फिर तर्क दिए जाएंगे, जैसे वृक्षों की कटाई से जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, प्रदूषण से स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। उदाहरण के रूप में बढ़ते तापमान, बाढ़ और बीमारियों का उल्लेख किया जा सकता है। अंत में निष्कर्ष दिया जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो कह रहा है कि मसौदा लेखन को सोदाहरण लिखिए। तो अब ये मसौदा लेखन क्या है? तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पत्र, आवेदन, रिपोर्ट या लेख का प्रारंभिक रूप तैयार किया जाता है। यह अंतिम लेखन से पहले का कच्चा प्रारूप होता है जिसे बाद में संशोधित और परिष्कृत किया जाता है। मतलब इसे हम एक रफ के रूप में कह सकते हैं, जिसका एक पहले रूप तैयार किया जाता है और फिर बाद में इसे अच्छा से जो है बनाया जाता है। उसके बाद आगे का प्रोसेस किया जाता है। मसौदा लेखन का उद्देश्य विचारों को क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप में
प्रस्तुत करना होता है ताकि अंतिम लेखन में त्रुटियां ना रहे। मसौदा लेखन में सबसे पहले विषय या उद्देश्य को समझा जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, विषय और उद्देश्य को समझा जाता है। फिर आवश्यक बिंदुओं को नोट करके उन्हें उचित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद सरल और स्पष्ट भाषा में पूरा प्रारूप तैयार किया जाता है। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, सरल और स्पष्ट भाषा में उसका प्रारूप तैयार किया जाता है और अंत में पढ़कर सुधार किया जाता है और एक बार अंतिम रूप दिया जाता है लास्ट में। उदाहरण, यदि विद्यालय में खेल सामग्री की कमी पर एक प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना हो तो मसौदा कुछ इस प्रकार से होगा। तो यह एक उदाहरण दिया गया है जिसमें जो है, अगर हम लोग अपने विद्यालय में खेल सामग्री की कमी पर एक पत्र लिखे तो कैसा होगा। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम, उसके बाद फिर विषय लिखा जाएगा और फिर कहा जाएगा, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेलकूद की सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इससे विद्यार्थियों को अभ्यास में कठिनाई होती है और खेल प्रतियोगिता में प्रदर्शन प्रभावित होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्र ही आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा। तो ये जो है, ये एक उदाहरण था मसौदा लेखन का कि वो कैसा होना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है, अनुवाद के व्यवहारिक ज्ञान पक्ष पर प्रकाश डालिए। तो अनुवाद का व्यवहारिक ज्ञान पक्ष केवल शब्दों को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह अर्थ, भाव और संदर्भ को सही रूप में प्रस्तुत करने की कला है। इसमें अनुवादक को दोनों भाषाओं, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का गहरा ज्ञान होना आवश्यक है। व्यवहारिक दृष्टि से अनुवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात अर्थ की सटीकता है। अनुवादक को मूल पाठ का भाव पूरी तरह समझकर उसे उसी अर्थ में दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना होता है। केवल शब्दों का अनुवाद करने से सही संदेश नहीं पहुंचता। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष सांस्कृतिक समझ है। हर भाषा की अपनी संस्कृति होती है, इसलिए अनुवाद करते समय सांस्कृतिक संदर्भों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि अर्थ विकृत न हो। उसके बाद है तीसरा पक्ष भाषाई कौशल, जिसमें व्याकरण, वाक्य संरचना और शब्द चयन का उचित प्रयोग शामिल है। सही शब्दों के चयन से अनुवाद प्रभावी और स्वाभाविक बनता है। इसके अलावा अनुवादक में विषय वस्तु का ज्ञान भी जरूरी है। जैसे विज्ञान, साहित्य या कानून के पाठ का अनुवाद करते समय संबंधित क्षेत्र की जानकारी होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, ही इज़ अ कोल्ड पर्सन का सीधा अनुवाद क्या होता है, वह ठंडा व्यक्ति है। तो ये क्या होगा, गलत होगा। जबकि सही अनुवाद है वह होगा, वह भावनाहीन व्यक्ति होगा। तो यहाँ पे एक इंग्लिश वर्ड दिया है सबसे पहले, जो है ही इज़ अ कोल्ड पर्सन। तो जिसका अगर हम लोग सीधा अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो वो सीधा बनेगा कि वह ठंडा व्यक्ति है। लेकिन ये जो है ये गलत होगा। तो इसका सही जो होगा वह होता है, वह भावनाहीन व्यक्ति है। तो यहाँ पे हमें अर्थों को समझना पड़ता है अनुवाद के साथ साथ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अगला प्रश्न है जिसमें हमें कुछ विषय दिए गए हैं और इनमें हमें टिप्पणियाँ लिखनी है। जिसमें से पहला विषय हमारा विषय का सीमा निर्धारण। तो विषय का सीमा निर्धारण लेखन और शोध की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यापक विषय को एक निश्चित दायरे में सीमित किया जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि लेखक या शोधकर्ता अपने विचारों को एक विशेष दिशा में केंद्रित रखे, जिससे विषय स्पष्ट और समझने योग्य बन सके। जब विषय बहुत व्यापक होता है तो उसे एक ही लेख या निबंध में पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना कठिन हो जाता है, इसलिए उसे सीमित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि विषय पर्यावरण है तो यह बहुत व्यापक है। इसका सीमा निर्धारण करके इसे
भारत में जल प्रदूषण के कारण या वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव जैसे छोटे और विशिष्ट विषय में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास एक जो है शब्द यहाँ पे विषय है पर्यावरण। तो इसे जो हम सीमा निर्धारण करके इसे और भी एक दो तरीके से बदल सकते हैं, जैसे कि भारत में जल प्रदूषण के कारण या फिर वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। इससे लेखन अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनता है। विषय का सीमा निर्धारण लेखन में स्पष्टता और संक्षिप्तता और तार्किकता लाता है। यह अनावश्यक विस्तार को रोकता है और मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है तथा विषय अधिक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद है अगला विषय जो है सार लेखन। तो ये सार लेखन क्या है? सार लेखन वह कला है जिसमें किसी विस्तृत गद्यांश लेख या अनुच्छेद के मुख्य भाव और विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो सार लेखन है इसे हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी कोई एक गद्यांश होता है, लेख होता है या फिर जो अनुच्छेद होता है, उसके हम मुख्य भाव और जो उसके विचार हैं उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं। इसमें अनावश्यक विवरण, उदाहरण, पुनरावृत्ति और अलंकारिक भाषा को हटाकर केवल मूल संदेश को रखा जाता है। सार लेखन का उद्देश्य पाठ को छोटा करते हुए उसका अर्थ पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना होता है। तो सार लेखन का उद्देश्य क्या है? पाठ को छोटा करते हुए उसका अर्थ पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना। उसके बाद है हमारा अगला जो है भाव पल्लवन। तो भाव पल्लवन क्या है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया, लेखन प्रक्रिया है जिसमें किसी संक्षिप्त कथन, सूक्ति या विचार के भाव को विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? कोई संक्षिप्त कथन या फिर सूक्ति या विचार के जो भाव है उसको विस्तार पूर्वक अच्छे से समझाया जाता है। इसमें दिए गए वाक्य के निहित अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसे सरल और व्याख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी छोटे विचार को विस्तार देकर उसकी गहराई और महत्व को उजागर करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो किसी छोटे विचार है उसको विस्तार देकर उसको और बड़ा करके उसकी गहराई और उसके महत्व को उजागर करना है, बताना है। भाव पल्लवन में पहले मूल भाव को समझा जाता है, फिर उसे अपने शब्दों में क्रमबद्ध रूप में विकसित किया जाता है। इसमें उदाहरण और तर्क का प्रयोग किया जा सकता है ताकि विचार अधिक स्पष्ट हो सके। उदाहरण के लिए, समय ही धन है, जिसका अर्थ है कि समय का सही उपयोग जीवन में सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ नहीं करता वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ पे बस थोड़ा सा लिखा गया है कि समय ही धन है। तो इसको हम अपने शब्दों में और सही उपयोग करके लिख सकते हैं कि समय का सही उपयोग जीवन में सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ नहीं करता और जो व्यक्ति समय को व्यर्थ नहीं करता वह जीवन में आगे बढ़ता है। उसके बाद है हमारा अगला विषय जो है स्थिति या दशा का वर्णन। स्थिति या दशा का वर्णन वह लेखन प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति की वर्तमान अवस्था का सजीव और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया जाता है। तो यह कैसा लेखन शैली है? यह एक प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति की वर्तमान अवस्था का सजीव और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लेखक अपने शब्दों के माध्यम से उस स्थिति को इस प्रकार व्यक्त करता है कि पाठक उसे आसानी से समझ और अनुभव कर सके। यह वर्णनात्मक लेखन का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद है हमारा अगला जो है सरलता। तो सरलता एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है जिसका अर्थ है जीवन, व्यवहार और विचारों में सादगी, स्पष्टता और सहजता बनाए रखना। सरल व्यक्ति अपने आचरण में दिखावे और बनावटीपन से दूर रहता है तथा दूसरों के साथ
सीधा, ईमानदार और विनम्र व्यवहार करता है। सरलता से व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक और विश्वसनीय बनता है। उसके बाद है अगला विषय पुनर्कथन। पुनर्कथन वह लेखन प्रक्रिया है जिसमें किसी दिए गए कथन, कहानी, घटना को उसके मूल अर्थ को बनाए रखते हुए अपने शब्दों में दोबारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ की कोई कहानी, घटना को उसकी जो है मूल अर्थ को बनाए रखते हुए अपने शब्दों में उसको दोबारा से फिर प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य मूल विचार को सरल और स्पष्ट रूप में व्यक्त करना है। पुनर्कथन में भाषा बदल जाती है परंतु भाव और संदेश वही रहता है। इस प्रक्रिया में पहले मूल पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके मुख्य विचारों को समझा जाता है, फिर उन्हें क्रमबद्ध रूप में अपने शब्दों में लिखा जाता है। इसमें अनावश्यक विवरणों से बचा जाता है और केवल आवश्यक बातों पर ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए किसी कहानी का पुनर्कथन करते समय उसके पात्रों, घटनाओं और मुख्य संदेश को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद है हमारा अगला जो है आदेशात्मक टिप्पणी। तो इससे आदेशात्मक टिप्पणी से हम लोग समझ सकते हैं कि लेखन की मतलब एक ऐसा चीज़ प्रक्रिया हो सकता है जिसमें जो है हम निर्देश, आदेश का जो है उपयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यह एक वैसी संक्षिप्त लेखन है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के कार्य को करने के लिए स्पष्ट निर्देश या आदेश दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य कार्य को व्यवस्थित और समयबद्ध ढंग से पूरा कराना होता है। यह सामान्यतः औपचारिक भाषा में लिखी जाती है। उसके बाद है हमारा अगला विषय जो है मुख्य कलेवर। मुख्य कलेवर किसी भी लेख, निबंध या रचना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें विषय का वास्तविक विस्तार और विश्लेषणात्मक प्रस्तुत किया जाता है। तो यह क्या है मुख्य कलेवर? इसका मतलब किसी भी लेख, निबंध या रचना का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसमें विषय का वास्तविक विस्तार और विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। यह भूमिका और निष्कर्ष के बीच का केंद्रीय भाग होता है जहां लेखक अपने विचारों को क्रमबद्ध और तर्क संगत रूप में व्यक्त करता है। मुख्य कलेवर में विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं, तथ्यों, कारकों, प्रभावों और उदाहरणों को विस्तार से शामिल किया जाता है। यही भाग रचना को अर्थपूर्ण और प्रभावशाली बनाता है क्योंकि इसमें विषय की गहराई से व्याख्या की जाती है। इसमें भाषा सरल, स्पष्ट और तार्किक होनी चाहिए ताकि पाठक आसानी से समझ सके। उदाहरण के लिए यदि विषय पर्यावरण है तो मुख्य कलेवर उसके कारण, प्रकार और समाधान पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद है आगे हमारा शब्दबोध। तो शब्दबोध से तात्पर्य शब्दों के अर्थ को समझने और उसके सही प्रयोग की क्षमता से है। तो शब्दबोध से तात्पर्य शब्दों के अर्थ को समझने और उनका सही प्रयोग करने की क्षमता से है। यह भाषा ज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें व्यक्ति किसी शब्द का सही अर्थ, भाव और संदर्भ समझकर उसका उचित उपयोग करता है। शब्दबोध के बिना भाषा अधूरी और अस्पष्ट हो सकती है। उसके बाद है अगला हमारा सारांश। तो काफ़ी लोग को ये पता भी होगा कि सारांश क्या है, और जिन्हें नहीं पता है तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। सारांश वह संक्षिप्त लेखन है जिसमें किसी विस्तृत पाठ, लेख या गद्यांश के मुख्य भाव और विचारों को छोटे छोटे रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें अनावश्यक विवरण, उदाहरण और पुनरावृत्ति को हटाकर केवल आवश्यक और महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाता है। सारांश का उद्देश्य जो है मूल पाठ का अर्थ सुरक्षित रखते हुए उसे सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना है।
सारांश लेखन में पहले पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके मुख्य विचारों को समझा जाता है, फिर उन्हें अपने शब्दों में क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। इसमें भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। लेखक की व्यक्तिगत राय या अतिरिक्त जानकारी नहीं जोड़ी जाती है, बस इसका जो मुख्य भाग, जो विषय होता है, उसको लिया जाता है। उसके बाद है हमारा अगला विषय जो है तथ्यपरकता। तो तथ्यपरकता का अर्थ क्या है? तथ्यपरकता का अर्थ किसी विषय, घटना या कथन को केवल वास्तविक तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत करना है। इसमें कल्पना, अनुमान या व्यक्तिगत राय की कोई स्थान नहीं होती। तथ्यपरक लेखन का उद्देश्य सत्य और निष्पक्ष जानकारी देना होता है, जिससे पाठक सही और विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त कर सके। तो तथ्यपरकता क्या है कि इसमें जो है किसी विषय, घटना या कथन को केवल वास्तविक तथ्य और जो प्रमाण है उसके आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें कोई जो है कल्पना, अनुमान या फिर जो पर्सनली हम लोग का सजेशन होता है उसको नहीं लिया जाता है। उसके बाद अगला है हमारा वार्तालाप। तो वार्तालाप जो है यह वह क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह मानव संचार का सबसे सामान्य और प्रभावी माध्यम है। वार्तालाप के माध्यम से लोग अपनी बात सरल और सहज तरीके से दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को भी समझते हैं। तो यह क्या है? यह प्रक्रिया जो है यह वार्तालाप है। उसके बाद अगला है हमारा प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली। तो यह वह शैली, वह लेखन शैली है जिसमें संवाद को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है, मतलब जैसा है वैसा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें वक्ताओं के कथनों को उद्धरण चिन्ह, मतलब जो दो हम लोग कॉमा करके लिखते हैं उसको हम लोग उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, उसमें लिखा जाता है, और प्रत्येक वक्ता की बात अलग अलग रूप में दिखाई जाती है। इस शैली में लेखक किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना पात्रों की बातों को सीधे प्रस्तुत करता है। उसके बाद अगला है हमारा नोट्स लेखन। तो नोट्स लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विस्तृत पाठ, व्याख्यान या विषय से मुख्य बिंदुओं को छांटकर संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इसका उद्देश्य अध्ययन सामग्री को सरल, क्रमबद्ध और याद रखने योग्य बनाना होता है। नोट्स लेखन से समय की बचत होती है और पुनरावृत्ति में आसानी होती है। उसके बाद हमारा अगला विषय है विषय की रूपरेखा। तो विषय की रूपरेखा से तात्पर्य किसी लेख, निबंध या शोध कार्य को लिखने से पहले उसकी एक योजनाबद्ध संरचना तैयार करना है। तो इसका अर्थ या तात्पर्य क्या है कि किसी लेख, निबंध या शोध कार्य को लिखने से पहले उसकी एक बार जो है योजनाबद्ध संरचना तैयार करना है। इसमें विषय के प्रमुख बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप में निर्धारित किया जाता है, जिससे लेखन व्यवस्थित और स्पष्ट हो सके। रूपरेखा बनाने से लेखक को यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे किस क्रम में और किन बिंदुओं पर लिखना है। उसके बाद अगला है हमारा श्लिष्ट शब्द। वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग ऐसे अर्थों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक ही शब्द में दो या दो से अधिक अर्थों को समाहित करते हैं। तो श्लिष्ट शब्द क्या होता है? इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे जो एक ही शब्द है वो दो या दो से अधिक अर्थ को समाहित करता है, जिससे दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। इन शब्दों में अर्थ की गहराई और सूक्ष्मता होती है, जिससे भाषा अधिक प्रभावशाली और रोचक बनती है। श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से साहित्यिक लेखन में किया जाता है। तो श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? साहित्यिक लेखन में किया जाता है। इन शब्दों की विशेषता यह होती है कि एक ही शब्द प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रदान कर सकता है, इसलिए इनके सही अर्थ को समझने के लिए
संदर्भ का ज्ञान आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए पद शब्द का अर्थ पैर, स्थान या कविता की पंक्ति हो सकता है। इसी प्रकार अंक शब्द संख्या और गोद दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो यहीं पे हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। आई होप सभी लोग को ये अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आप लोग जो है PDF परचेज़ कर ले। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि हम आपको ईज़ी से ईज़ी वे में पढ़ाएं और समझाएं।